बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV एक लम्हा के साथ मैं हूँ साजिदा नसीर। आज जिस शख्सियत के साथ मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ वो रावलपिंडी की जानी पहचानी शख्सियत हैं। हल्का NA60 के MNA और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसदाद मंशियात शेख राशिद शफीक साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने बहुत कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। सियासत में आने का शौक़ कब से है? क्या आप सियासत में शेख रशीद साहब से मुतासर होकर आए हैं? ये हकीकत है जी, मैं शेख रशीद अहमद साहब को देख के सियासत से मुतासर हुआ, क्योंकि हमारा जो भाई घर है वो लाल हवेली की ये बैक साइड पे अभी भी मौजूद है। जॉइंट फैमिली सिस्टम था और 1985 में जब शेख रशीद अहमद साहब ने कौमी असम्बली की जो कौमी सियासत है उसमें उसका हिस्सा लिया, और उस दिन से ही मैं अभी छोटा ही था स्कूल लेवल पे, तो उनकी सारी सियासत देखता था, उनकी सारी इलेक्शन कैंपेनों में हिस्सा लेता था। और जब मैं ग्रेजुएशन के लिए गवर्नमेंट गॉर्डन कॉलेज में गया 1993-94 में, तो उस वक्त एक तरीके नजात चल रही थी मुस्लिम लीग नून की, उसमें भी मैंने हिस्सा लिया। और जो ये भी एक हकीकत है कि जो शेख रशीद अहमद साहब जो है वो मरूसी सियासत के कायल नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके बाद, क्योंकि उनका नारा भी यही था कि ये पाकिस्तान की जो सियासत है कि बाप के बाद बेटा, मामू के बाद भांजा, चाचे के बाद भतीजा और भाई आ जाते हैं, और वो चाहते थे कि वर्करों को उसमें शेयर मिलना चाहिए, क्योंकि जो वर्कर होते हैं वो एक पार्टी का असासा होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो जो मेहनत करते हैं उनको उसका सिला मिलना चाहिए। और सन 2002 के इलेक्शन में जिस जगह पर आप बैठी हैं, तशरीफ़ रखती हैं, मैं यहाँ से यूनियन नाज़म का इलेक्शन लड़ना चाहता था। उस वक्त भी शेख रशीद अहमद साहब रेलवे के मिनिस्टर थे, जो मैंने अपनी अमली सियासत का आगाज़ किया। तो शेख रशीद अहमद साहब उस वक्त भी नहीं चाहते थे कि मैं यूनियन कौंसिल का नाज़म का इलेक्शन लड़ूं, और उसमें फिर मैंने अपने हल्के से महल्ले से कई लोगों को रोज़ यहाँ पर भेजता था शेख साहब के पास कि जी मुझे आप मेहरबानी करें। तो शेख रशीद साहब उस वक्त चाहते थे कि हैदर अली जो मरहूम उस वक्त पिंडी के मेयर बने उसके बाद, वो उनको यहाँ से इलेक्शन लड़ाना चाहते थे। तो जब महल्ले का बहुत ज़्यादा असरार आया शेख रशीद साहब पर, तो उन्होंने कहा अगर आपने लड़ना ही है तो आप पहले कौंसलर का इलेक्शन लड़ें। तो मैं फिर कौंसलर की हैसियत से सन 2002 में इलेक्शन लड़ा। बड़ा डिसार्ट था कि चाचा मेरा, मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा कि MNA वफाकी वज़ीर है और मैं कौंसलर का इलेक्शन लड़ूँ, ये कैसे हो सकता है। हिम्मत की और मैंने सन 2002 में कौंसलर की हैसियत से अपनी अमली सियासत का आगाज़ किया, और वो बड़ा जो शेख रशीद साहब का उस वक्त ग्रुप था वो सारा हार गया, और एक बाद मैं कौंसलर की हैसियत से 1000 वोट लेकर मुंतखब हुआ। और उसके बाद मैंने फिर 5 इलेक्शन लड़े अपनी ज़िंदगी में, और 4 मैं जीता हूँ, 1 हारा हूँ, और आज मेंबर कौमी असम्बली में। एक सियासतदान की ज़िंदगी में कितनी दुश्वारियाँ होती हैं? जी बड़ी दुश्वारियाँ आती हैं। सियासतदान अगर आपने किसी अच्छे मकाम पे पहुँचना है, मैं मेरे रावलपिंडी शहर पाकिस्तान में वो कह सकता हूँ सियासी, मैंने इस लाल हवेली के अंदर जो है नीचे जो जलसे होते हैं उसकी कुर्सियाँ भी सीधी की हैं, मैंने डंडों के अंदर झंडे भी डाले हैं, मैंने रैलियाँ भी निकाली हैं, मैंने रक्षों के पीछे शेख रशीद अहमद साहब के स्टिकर भी लगाए हैं, मैंने गली महल्ले में जाकर लोगों के दरवाजे भी खटखटाए हैं। वो काम जो एक वर्कर को करना चाहिए वो सारे काम मैंने किए हैं। कोई ये नहीं कह सकता। आजकल तो ख़ानदानी सियासत है, यहाँ पर कई ऐसे MNA MPA कौमी असम्बली के अंदर बैठे हैं जो ज़िंदगी में कभी कौंसलर भी मुंतखब नहीं हुए। और सियासतदान को किसी अच्छे मकाम पे पहुंचने के लिए बड़ी दुश्वारियां से गुजरना पड़ता है। एक आपका फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए। शेख रशीद अहमद साहब का तो कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, वो कोई बड़े ख़ानदान से नहीं थे, लेकिन मेरे साथ शेख रशीद अहमद साहब का नाम अटैच था। लेकिन मैं पूरे पाकिस्तान में चंद एक ऐसे MNA हैं, शेख रशीद अहमद साहब भी कौंसलर रहे हैं, कि मैंने जो अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ कौंसलर की हैसियत से, चेयरमैन यूनियन कौंसिल की हैसियत से, मेयर रावलपिंडी की हैसियत से किया, वो तमाम सीढ़ियाँ जो एक सियासतदान को चढ़नी चाहिए वो मैंने क्रॉस की। और आज अल्लाह ताला ने मुझे शहर का MNA बनाया, और मैं 3 साल से शहर की खिदमत कर रहा हूँ। जी, इंतखाबात के दौरान अहले इलाका से किए गए वादे कितने फ़ीसद पूरे कर चुके हैं? देखिए जी, हमारा जो रावलपिंडी शहर है वो 1985 से जब शेख रशीद अहमद साहब तकरीबन 7वीं 8वीं दफ़ा इस हल्के से MNA मुंतखब हो रहे हैं, हमने जो हमारा जो शहर का शुमार था रावलपिंडी का, पूरे पाकिस्तान में कोई अच्छे नाम से नहीं लिया जाता था। यहाँ पर जहालत में हम नंबर 1 थे, हमारी बेटियाँ पढ़ी लिखी नहीं थी।
हमने सबसे पहले कोशिश की कि अपने अपने शहर की जहालत को किस तरीके से ख़त्म करना। हमारा शहर लिटरेसी एजुकेशन में उस वक्त 32वें नंबर पे था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हमारी 20-22 साल की मेहनत है कि हमने इस शहर के अंदर 60 से ज़्यादा तलीमी अदारे बनाए, उन गली मोहल्लों के अंदर बनाए जहाँ एक रक्षा नहीं जा सकता, एक साइकिल नहीं जा सकती। वहाँ पर एक बच्चियों के लिए मैट्रिक तक तलीमी अदारा, उसके साथ एक ग्रेजुएशन तक उनके पास एक कॉलेज मौजूद है। आज हम लिटरेसी में पूरे पाकिस्तान में रावलपिंडी शहर नंबर 1 है। इसके हर गली मोहल्ले में एक ग्रेजुएट बेटी है। ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी, जो लोगों ने हमने लोगों से वादा किया था कि शहर की जहालत को ख़त्म करेंगे। लोग मुंतखब होते हैं, अपनी फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, शुगर मिलें बनाते हैं, अपने कारखाने चलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस 22-23 साल के इक़्तिदार में कोई एक सिंगल शख्स शहर में हमारे पास सिंगल टैडी पैसे की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। हमने ग्रास रूट लेवल की सियासत की। इस शहर का जो गरीब एक रिक्शे वाला, एक टैक्सी वाला, एक छाबे वाला, एक रेड़ी वाला, वो हमारा वोटर सपोर्टर है। और हमने उनकी बेटियों के लिए एजुकेशन जैसे अदारे बनाए। इस शहर में हमने लोगों से वादा किया था कि हम आपको अस्पताल बना के देंगे। हमने पहली दफ़ा 200 बेड का, इससे पहले भी हमने ये होली फैमिली अस्पताल और DHQ अस्पताल, ये आपके सामने अब हमारा 200 बेड का अस्पताल है। माँ बच्चे का वो आखिरी मराइल में और महीने 1.5-2 महीने में वो शुरू हो जाएगा। फारा चौक का अस्पताल जो गरीबों का अस्पताल था, किसी ने कभी सोचा ही नहीं पाकिस्तान की तारीख में कि उसके ऊपर पैसे लगाने, क्योंकि गरीबों का अस्पताल था। 20 रुपये की पर्ची की खातिर लोग वहाँ पर जलील होते थे। पूरा 1 करोड़ रुपया उस अस्पताल के ऊपर लगा रहा हूँ, वो पूरा अस्पताल नया बनाने जा रहा हूँ। इसी तरीके से जहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, 5 साल का इनका दौरे इक़्तिदार था, सिंगल टैडी पैनी इन्होंने नहीं दी जहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी। हमने पहली मरतबा 50 करोड़ रुपये उस अस्पताल को दिया। वहाँ पर एक चाइल्ड ब्लॉक नया बना रहे हैं बच्चों का। 50 करोड़ रुपये की लागत से हम रेलवे का नया एक अस्पताल वहाँ पर चाइल्ड ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। इसी तरीके से अब मज़ीद जो हमारे शहर में गरीब लोग, डायलिसिस के बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर पेशेंट हैं, मरीज़ हैं, लोग जो अपने गुर्दे वाश नहीं करवा सकते। हमने जो अपना अगला बजट जो रखा है, जो 35 करोड़ रुपये है, अभी हमने DHQ को एक 5 करोड़ रुपया दिया, वहाँ पर 15-20 मशीनें लगा रहे हैं। और इसके अलावा पानी का मसला था, लोगों से वादा किया था कि हम आपको पानी देंगे। गाज़ी बरोथा पर हमने वादा, क्योंकि शहर में पानी की बड़ी किल्लत है, वो हम गाज़ी बरोथा पर हमने तकरीबन ये 20 अरब रुपये की लागत से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, असद उमर ने, अली अवान ने मेहरबानी की है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कैंट का मसला हल होने जा रहा है। 5 साल का ये प्रोजेक्ट है। गैस का बहुत बड़ा मसला था। गैस के लिए शहर की 46 और 10 शक्रियाल की यूनियन को 10-12 यूनियन कौंसलों में मसले हैं, लेकिन 80% हमने शहर में नई गैस की लाइनें डलवाई हैं। काफ़ी हद तक गैस का जो मसला हमने हल करवा दिया है। हमारे पास शहर में एक यूनिवर्सिटी, फातिमा यूनिवर्सिटी हमने बनाई थी। लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि इस यूनिवर्सिटी में कौन आएगा। आज उस यूनिवर्सिटी के बाद हमने इस 3 साल टर्न्योर के अंदर वुमेन यूनिवर्सिटी 6 रोड जो कॉलेज है उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाया। 1 करोड़ रुपये की लागत से 5000 बेटियां वहाँ पर एजुकेशन हासिल कर रही हैं। और इसी साल इंशाअल्लाह ताला वकानिसा गर्ल्स कॉलेज को भी हम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाने जा रहे हैं। उसके बाद इस रावलपिंडी शहर में ये 3 यूनिवर्सिटियाँ हो जाएंगी। ये पाकिस्तान का वाहिद एक ऐसा शहर होगा जिसमें 60 से ज़्यादा तलीमी इदारे और 3 यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं। जी, सियासत में मसरूफियात की वजह से फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं? फैमिली को मैं टाइम नहीं दे सकता जी। मेरी वालदा बड़ी बीमार हैं, तकरीबन 7, 8, 10 साल से बेचारी बेड के ऊपर है, लेकिन मैं जो लोगों के साथ मेरी कमिटमेंट है मैं पूरी करता हूँ। यहाँ पे लोग नीचे आके दरख्वास्तें देते हैं जी कि हमारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दें, हमारी वालदा बीमार है, हमारे बीवी बच्चों का मसला है। मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अगर मैं अपनी वालदा को देखूँ तो मैं काम पर ही ना हूँ, लेकिन लोगों ने हमें वोट दिए इसलिए दिए कि लोगों की हम खिदमत करें। और जो आप सियासत में आ जाते हैं तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं, आपका फैमिली के साथ वो रिलेशन नहीं रहता। मैं सुबह 9 बजे घर से निकलता हूँ, कोशिश करता हूँ रात 9-10 बजे तक अपने घर पहुँच जाऊँ, और अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को वो टाइम नहीं दे सकता कि वालदैन मेरे साथ रहते हैं, लेकिन सुबह नाश्ते में मेरी उनसे मुलाकात हो जाती है। जब रात को घर जाता हूँ वो सोए हुए होते हैं। लेकिन जो सियासतदान होता है वो कई लोग तो फुल एंजॉय करते हैं, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ दोनों हल्के NA 60 और 62 जो शेख रशीद साहब का हल्का वो भी मुझे देखना पड़ता है, और अपना हल्का भी मुझे देखना पड़ता है। शेख साहब की मसरूफियात हैं, हफ्ते में एक दिन वो वहाँ यहाँ पर आके बैठते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं। लेकिन अगर आप सियासत में आते हैं तो फैमिली के साथ आपके मसाइल पैदा हो जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली मेरा साथ देती है, मेरे बीवी मेरे बच्चे मेरा साथ देते हैं।
मेरे भाई मेरा साथ देते अल्लाह हैं। की ज़ात आपके वालिदा और साहिबा को वालदैन की सेहत और दुआएं हैं, ज़िंदगी मुझे कभी ऐसा मसला नहीं पैदा हुआ कि घर से ये टेंशन हो कि आप जी सियासत अता में ज़्यादा फरमाए। टाइम अल्लाह की ज़ात आपकी वालिदा साहिबा को ज़िंदगी और सेहत अता आमीन फरमाए। आमीन। आपकी फैमिली इजहार नाराज़गी भी कभी करती है या नहीं? नहीं, आज तक नहीं की जी। बच्चों ने एक दो दफ़ा की थी जी और फिर उनको पता है कि मेरी मसरूफियात है, फिर मैं उनको कहीं लेके भी नहीं जा सकता, मेरी मिसेज़ ही उनको ले जाती है। और पाकिस्तान के अंदर ही बाहर एक दफ़ा आधी दफ़ा उनको मैं लेके गया हूँ, लेकिन कभी उनको भी पता है, वो रोज़ सोशल मीडिया मेरा देखते हैं, हर आधे घंटे बाद मेरी एक नई पिक्चर या एक वीडियो लोड होती है हल्के में मसरूफियत की वजह से, तो वो इस वजह से मेरे से कभी गिला नहीं करते। एक आधी दफ़ा किया था तो वो भी उनको मैंने समझाया कि ये मसरूफियत है, तो उन्होंने भी मेरे साथ कंप्रोमाइज़। शादी आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है? शादी मेरी लव मैरिज है जी, मेरे अपने ख़ानदान में की। वो मेरे मामू की बेटी थी और वालदैन की भी मर्ज़ी थी, वो मेरी भी मर्ज़ी शामिल थी उसमें जी। सियासत में सपोर्ट करती हैं आपकी फैमिली आपको, आपके करने को मिसेज आपको? सियासत में इतना जब इलेक्शन आए तो तब वो उस कैंपेन में थोड़ा सा मेरे साथ महीना डेढ़ महीना डोर टू डोर ख़वातीन की जो कैंपेन है उसको संभालती हैं, वरना इलेक्शन के बाद वो हाउस वाइफ हैं, घर के काम है, वालदैन को संभालना है, मेरे वालद वालदा को बड़ा टाइम देती हैं, बच्चों को टाइम देती हैं। वैसे अमली सियासत में वो हिस्सा नहीं लेते। जी शेर व शायरी से भी लगाव रखते हैं? नहीं, मुझे कोई शौक़ नहीं। किसी शायर को नहीं? जी म्यूज़िक सुनते हैं? म्यूज़िक पुराने गाने सुन लेता हूँ अगर टाइम मिल जाए गाड़ी में, जब गाड़ी में कोई थोड़ा सा टाइम हल्के में हो तो 10-15-20 मिनट की ड्राइव हो, उसमें कोई इक्का दुक्का को पुराना गाना। पुराने कौन से सिंगर के सॉन्ग उसमें सुनते हैं? मैं मेहदी हसन को कभी कभार सुन लेता हूँ, रफ़ी को सुन लेता हूँ जी कभी कभार, अताउल्ला इसा खिलवी को कभी कभार सुन, जो उनके पुराने गाने वो सुन लेता हूँ। लेकिन नए, आप यकीन जाने कि मुझे 15-20 साल हो गए मैंने कोई फ़िल्म भी नहीं देखी। अच्छा और सैलमा तक मैंने नहीं देखा। बचपन में एक दफ़ा सैलमे में गया था, मैजिक क्रिस्टल एक इंग्लिश फ़िल्म है, क्योंकि वो शेख रशीद साहब हमारे साथ रहते थे, वो एक दफ़ा उन्होंने मारा ही इतना कि आप सैलमे में क्यों गए, अपने भाई के साथ गया था, उसके बाद सैलमे की तरफ मैंने रुख ही नहीं कभी किया और ना गया कोई फ़िल्म देखने के लिए। जी मुस्तकबिल में किसकी हुकूमत देखते हैं? मुस्तकबिल में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है, क्योंकि वज़ीर पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा ईमानदार वज़ीर आज़म आया कि जिसके ऊपर करप्शन के कोई चार्जेस नहीं है और जिसका सारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, जिसका सारा पैसा पाकिस्तान के अंदर है, जिसकी सारी जायदादें पाकिस्तान के अंदर है, जिसने 3 सालों में जो मुल्क डिफ़ाल्टर होने जा रहा था उस मुल्क को अपने पाँव के ऊपर खड़ा किया। आज पाकिस्तान की जो इज़्ज़त और मकाम है वज़ीर आज़म इमरान खान की वजह से, वो मुल्क जो पाकिस्तान को नहीं मानते थे वो आज पाकिस्तान को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान इस खिते में एक अहमियत का हामिल हो गया। उसकी मेन बुनियादी वजह यह है कि इस मुल्क का हुक्मरान वज़ीर आज़म इमरान खान, और मुस्तकबिल में लोगों के पास चॉइस कोई नहीं है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने इस मुल्क को लूटा। 40 साल का इनका इक़्तिदार है। इन लोगों ने अपने ज़ाती वसाइल को तो बढ़ाया, अपने ज़ाती बैंक बैलेंस को बढ़ाया, अपने घरों को बढ़ाया, अपना बैंक बैलेंस बाहर लेके गए, लेकिन मुस्तकबिल में लोगों के पास एक ही चॉइस है, वो वज़ीर इमरान खान तरीके इंसाफ की हुकूमत है। गो कि हमें महंगाई का सामना है, इन 2 सालों में हमने महंगाई को कंट्रोल करना है। अगर महंगाई एक ऐसा इशू है जिस पर अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो अगला 2023 के इलेक्शन में लोग लाइन में लग के इमरान खान का वोट डालेंगे, क्योंकि लोगों को अभी भी इस मुल्क की जो यूथ है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। उनको एक होप है, एक उम्मीद है, उनको ये पता है कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान जो है इस मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा कर देगा। जो हमारे मसाइल तो उस मसाइल में से हम निकल आएंगे, और 2023 का इलेक्शन भी इन पार्टी को यही डर, यही गम है, इनके पास कोई इसके अलावा कि ये देखें ना जी, इतनी ज़्यादा महंगाई है और महंगाई के बावजूद भी ये लोगों को रोडों पर नहीं ला सके। इसकी मेन बुनियादी वजह है कि लोगों को अभी भी इमरान खान के ऊपर उम्मीद है कि इमरान खान इस महंगाई को कम करेगा, बिजली के गैस के बिल जो हैं वो कम आएंगे, और इन 2 सालों में हम करके दिखाएंगे, और करके दिखाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला तरीके इंसाफ 2023 की हुकूमत भी बनाएंगे। जी मुल्क में मंशियात की रोकथाम के लिए आपने क्या इक़दामात किए? देखिए जी, हमारा जो ANF का अदारा है जिसका मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी हूँ, और मुझे बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। हमारे जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो स्टाफ है वो मेरे ख्याल से 1000 या 1200 लोगों के लगभग है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने 400 लोगों को मज़ीद भर्ती किया मेरिट के ऊपर, इससे शायद मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। हमारा मेन कंट्रोल होता है कि जो हमारे बॉर्डर हैं उन बॉर्डर्स के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक ट्रांज़िट जो हमारा मुल्क है, यहाँ पर ट्रांज़िट होने की वजह से कई मुल्कों की जो होते हैं कंटेनर वगैरह आते हैं, और अफ़गानिस्तान की भी जो हमारे साथ है, और सबसे ज़्यादा जो मंशियात थी जो उसकी पैदावार ही अफ़गानिस्तान से थी। और हम कोशिश तो करते हैं
कि जी के जो हमारे मुल्क हैं जो साथ के जो जिनके साथ अफ़गानिस्तान की जो सरहद लगती है या दूसरी सरहदें साथ रखती हैं, वहाँ पे हमारा ANF का स्टाफ मौजूद है और रोज़ाना बल्कि माहाना हम लाखों की करोड़ों की मंशियात पकड़ते हैं। लेकिन अगर आपके शहरों के अंदर रावलपिंडी शहर के अंदर इतना बड़ा शहर है, हमारे पास एक थाना है, वो भी मेरे हल्के में गुलिस्तान कॉलोनी के अंदर, और उसके अंदर 40-50 का स्टाफ है। वो कोशिश करते हैं जिन इलाकों में शिकायत होती हैं उन इलाकों में जाकर हम ऑपरेशन भी करते हैं। हमने अपने शहर से बड़े बड़े मंशियात फरोशों को भगा दिया, लेकिन इक्का दुक्का जो मंशियात फरोश हैं वो मौजूद है। सबसे बड़ी वजह यह है कि इनकी सज़ाएँ इतनी बड़ी नहीं हैं। हमारा काम है मंशियात को पकड़ना, जिन लोग बेचते हैं उनको पकड़ के अदालत के आगे पेश करना, लेकिन वही लोग 6 महीने बाद साल बाद अपनी ज़मानतें करवा कर आ जाते हैं, अदालतें उनको रिलीफ दे देती हैं। तो उसमें ANF का दायरा है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिन लोगों से ये पकड़ी जाती है उनको सजाए मौत मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे इस शहर का मुस्तकबिल, मुल्क का मुस्तकबिल ये लोग तबाह बर्बाद करते हैं। जब तक इनकी सज़ाएँ लंबी नहीं होंगी, बड़ी सज़ाएँ अदालतें इनको नहीं देंगी इस मुल्क में मंशियात कंट्रोल। लेकिन ANF का दायरा महदूद वसाइल के अंदर ज़बरदस्त काम कर रहा है। हालांकि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो कराची के अंदर और लाहौर के अंदर और रावलपिंडी के अंदर जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर हमारे अदारे मौजूद हैं। हमारे लोग वहाँ पर ऑपरेशन करते हैं, लोगों को पकड़ते हैं। रावलपिंडी में पानी की किल्लत भी काफ़ी जो है ज़ोर पर है, तो आप क्या समझते हैं इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? पानी की किल्लत का देखें जी, रावलपिंडी शहर में जो अल्लाह ताला की तरफ से है कि ये रोज़ बरोज़ मैं जब आज से सन 2005 में शहर का मेयर था, तो उस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक को मैंने यहाँ पे बुलाया, उसका एक सर्वे करवाया। उन्होंने कहा कि शेख साहब इस शहर में आप ट्यूबवेल मत लगाएं, जितने ट्यूबवेल लगाएंगे तो ये पानी रोज़ बरोज़ उसकी सतह गिरेगी। इसका वाहिद हल ये है कि हमें एक एक्स्ट्रा लाइन लानी है, और हमने गाजी बरोथा का काम शुरू किया है। वो हालांकि 5 साल का प्रोजेक्ट है। एक हमने प्राइम मिनिस्टर को अभी रिक्वेस्ट की थी, आज भी उन्होंने मुझे कल लेटर लिखा है कि हम रावल डैम से एक एक्स्ट्रा लाइन लाना चाह रहे हैं। अगर रावल डैम से हमारी एक्स्ट्रा लाइन अगर आ जाती है तो ये जितने हमारे ओवरहेड टैंकर पानी के बंद पड़े हैं वो उससे चालू हो जाएंगे, उससे भी काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसका वाहिद हल गाजी बरोथा है, और इसका क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जाता है, जिसने गो कि ये अगर अगला हमारा टर्न्योर 5 साल का आता है तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा। अगर अगला नहीं आता तो जो भी हुकूमत आएगी तो 2023 के बाद ये 2-3 साल में जब जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो रावलपिंडी शहर में सारी ज़िंदगी के लिए पानी का मसला हल हो जाएगा। जी, शेख रशीद साहब की वजह से सियासत में कोई सपोर्ट मिलती है? बहुत मिलती है जी। मेरी पहचान ही शेख रशीद अहमद साहब है, और अगर शेख रशीद अहमद साहब मेरे साथ ना होते, गो कि मैंने मेहनत की है। मैंने आपको पहले बताया कि मैं ग्रास रूट लेवल का आदमी हूँ, गली महल्ले का सियासतदान हूँ, लेकिन मेरी जो इज़्ज़त है पूरे पाकिस्तान में खुदा के बाद वो शेख रशीद अहमद साहब की वजह से है। मेरी पहचान शेख रशीद अहमद साहब की वजह से है, और मुझे उसका बड़ा सहारा मिलता है। मुझे तरक्याती कामों में सहारा मिलता है, हल्के में सहारा मिलता है, क्योंकि जब आपका ख़ानदान का जो सरबराह है वो ही अगर आप ईमानदार हो, खुलूस नहीं हो। मैंने उनको फॉलो किया है, उनकी सियासत को फॉलो किया, उनकी डेवलपमेंट को फॉलो किया है, और मैं उनकी तर्ज की सियासत इस शहर में करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे भी वही मकबूलियत मिलती है जो शेख रशीद अहमद साहब। अपोजिशन में किससे मुतासिर है? अपोजिशन में मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से मुतासर था जी। एक दौर में नवाज़ शरीफ को भी मैं अच्छा समझता था कि नवाज़ शरीफ के साथ जब थे, लेकिन दुख मुझे इस वक्त हुआ जब उनके ऊपर कड़ा वक्त आया, हम पर एक कड़ा वक्त आया। इस सोफ़े के नीचे से एक क्लाशनकोफ जाली बरामद की तरीके नजात में शेख रशीद अहमद साहब ने बेगुनाह 7 साल कैद बा मशक्क़त काटी और उफ तक नहीं किया, और 3-3.5 साल बाद अल्लाह ताला ने उनको बाइज़्ज़त बरी किया। अडयाला जेल, गुजरात, बहालपुर जेल में उन्होंने सज़ाएँ काटी। लेकिन जब नवाज़ शरीफ पर बुरा वक्त आया, मैं दुकानदार, मेरी दुकान आज भी मौजूद है गंज मंडी में, मेरे वालिद साहब वहाँ पर मौजूद हैं, और वहाँ पर मैंने बहुत बड़ी तस्वीर नवाज़ शरीफ की अपनी दुकान के पीछे लगाई हुई थी दुआ करते हुए। लेकिन जब उन्होंने उनको मुशर्रफ के दौर में जब उन्होंने NRO किया और सऊदी अरब चले गए और किसी को पूछा तक भी नहीं, अपनी फैमिली को जहाज़ में बिठाया और अपने संदूकचे सारे जहाज़ में रखे और पाकिस्तान को बाय बाय करके चले गए। उस दिन के बाद मैंने ये सोचा कि ये लोगों को आवाम से इतनी मोहब्बत नहीं है, इनको अपनी फैमिली से मोहब्बत है। और उसके बाद अगर पाकिस्तान में मैं समझता हूँ बेनज़ीर भुट्टो शहीद की भी बड़ी कुर्बानी है। उन्होंने भी एक औरत हो के इस मुल्क में एक औरत का सियासत करना बड़ा मुश्किल काम है, उस पर बड़े इल्ज़ामात को फेस करना पड़ता है। लोग यहाँ पर मजहबी सियासत भी है और दूसरे मसले मसाइल भी हैं, लेकिन मोहतरमा ने इन तमाम चीज़ों को फेस किया और एक मकाम इस पाकिस्तान में अपना बनाया।
और उसके बाद एक इमरान खान साहब हैं जिनकी 22 साल की स्ट्रगल है, और कोई लोग मजाक उड़ाते थे, लोग समझते थे कि ये नहीं आएंगे, ये किस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। आज उनकी मेहनत की वजह से इस मुल्क के वो वज़ीर-ए-आज़म हैं। जी, यूथ के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? यूथ के लिए पैगाम है जी कि हम यूथ के आगे बड़े शर्मिंदा हैं, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का अभी भी यूथ की, मैं आपको पहले कहता हूँ कि 90% इस मुल्क की यूथ जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। और हमें यूथ को नौकरियाँ देनी चाहिए थी। पढ़े लिखे बच्चे हमारे बेरोज़गार हैं, माँ बाप अपने जेवर बेच के, अपने घर की चीज़ें बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि उनको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है गो कि हमने लोगों को क्लास 4-5 की नौकरियाँ दी हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो बेचारे के लिए नौकरियाँ नहीं हैं। जो मिलती हैं अब कुछ निकली हैं, अब चलें हम कोशिश कर रहे हैं, अगर हम सारे अदारों में हमारी जो वेकेंट पोस्टें हैं वही निकाल दें, बेशक MNA MPS को ना दें, लेकिन जो पढ़े लिखे बच्चे हैं अगर वही भर्ती हो जाएंगे तो उससे यूथ के अंदर काफ़ी उम्मीद पैदा होगी। और यूथ को मैं ये कहता हूँ घबराना नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क के नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। हमारा जो ये वज़ीर-ए-आज़म का एक एहसास प्रोग्राम है, और ये जो यूथ के लिए उन्होंने कर्ज़े का प्रोग्राम शुरू किया, जो टैलेंट है लोगों के बच्चों के अंदर, जिन लोगों के पास वसाइल नहीं है, वो उस प्रोग्राम के तहत पैसे लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अभी हम जो यूथ के साथ हमारा जो वादा था उसको पूरा नहीं कर सके, और हमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए नौकरियाँ निकालनी चाहिए। पढ़े लिखे लोगों के लिए रोज़गार पैदा होंगे तो मुल्क अपने पाँव पर खड़ा होगा। जी, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई से अवाम बहुत तंग है, किस तरह से इसे काबू करेंगे? देखें जी, बड़ी बदकिस्मती है, और 2 साल से मैं ये समझता हूँ, पहले तो हमें कोरोना जब मुल्क मिला तो मुल्क ही डिफ़ाल्टर होने जा रहा था, माशी हालात ख़राब थे। हमारे पास तो ये हालात थे कि मुलाजमीन की तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे। अल्लाह अल्लाह करके मुल्क को हमने अपने पाँव पर खड़ा किया, ऊपर से कोरोना आ गया, और 2 साल से आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया को कोरोना ने अपनी लपेट में लिया है। वो मुल्क जिनको अपने माशी हालात के ऊपर बड़ा फ़ख्र था, जिनको ये कहते थे कि बड़ी आफत का मुकाबला कर सकते हैं, वो भी इसके आगे ज़ीरो हो गए। उनकी माशी जो अहदाफ थे वो ज़ीरो हो गए। पाकिस्तान फिर भी उन मुल्कों से बेहतर है कि पाकिस्तान ने कोरोना जैसे हालात में अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाया, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाया, अपनी इम्पोर्ट को कम किया, मुल्क की जो इंडस्ट्री बंद पड़ी थी उसको खोला। वो इंडस्ट्रियाँ जिनकी जो आप कह सकते हैं मशीनें किलो के भाव बिक रही थी, आज वही मशीनें 2-2, 3-3 लाख रुपए की दोबारा डबल एक्स्ट्रा शिफ्ट वहाँ पर लग रही हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद महंगाई एक ऐसा इशू है कि एक जेन्युइन इशू है कि जब एक आटा 1100 रुपये का तोड़ा मिलेगा, और जिस घर में 500 बिजली का बिल जाता है, अगर वो 3000 रुपये का जाएगा, और जिस घर में गैस का बिल 800 जाता था अगर वो 5000 रुपये जाएगा, वो हमसे खुश नहीं होगा। और ये बात हम करते हैं, बरमला करते हैं, और इस महंगाई का रिज़ल्ट रावलपिंडी में आया भी है कि हमारे जो उम्मीदवार, हमने इतने डेवलपमेंट की है कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी डेवलपमेंट रावलपिंडी में नहीं हुई, लेकिन महंगाई के आगे आके हम ज़ीरो हो जाते हैं। और उसकी मेन बुनियादी वजह ये भी है कि जो हमारा चेक एंड बैलेंस वो ठीक नहीं है। हर दुकानदार का अपना रेट है, हर सब्ज़ी फरोश का अपना रेट है। जो मेन मार्केटों के रेट हैं, उन मेन मार्केटों के रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर एक चीज़ मेन मार्केट में 50 रुपये किलो बिकती है तो वो लाल हवेली के नीचे 80 रुपये किलो बिकती है। और हालांकि इस्लामाबाद से लाल हवेली का इतना फ़ासला नहीं है। जो हमारा कमिश्नर सिस्टम है, DC सिस्टम है, जो हमारा AC सिस्टम है, ये लोगों को बड़े बड़े के जुर्माने की, मैं तो कहता हूँ कि इनको जेल में डाला जाए, जो लोग ओवर प्राइस करते हैं, लोगों को तंग करते हैं। और बहरहाल वो भी इस वक्त महंगाई है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है। इसको हमने 2 साल क्या बल्कि पौने 2 साल रह गए, मैं कहता हूँ साल ही रह गया। 1 साल के अंदर हमने कंट्रोल करना है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी टीम मेहनत कर रही है, और इंशाअल्लाह ताला मुझे खुदा के यहाँ पूरी उम्मीद है कि हम इस महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे। अगर हमने महंगाई को कंट्रोल ना किया तो लोगों के गुस्से का, गैब व गज़ब का हमें सामना करना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया, ज़िंदगी ने साथ दिया। तो अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।